हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेंटोरा जेई चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स ये आपका जेई मेंस एंड जेई एडवांस के लिए रहेगा। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका। जेई मेंस में भी इससे सवाल आते हैं एंड जेई एडवांस में भी इससे सवाल आते हैं। इवन जेई एडवांस का तो ऐसा रहता है कि आपका पेपर 1 में भी 2 सवाल आ जाएगा, आपका पेपर 2 में भी 2 सवाल आ जाएगा। तो कहीं न कहीं आपका 4 से 5 सवाल आ ही जाता है इससे। एंड ये कॉन्सेप्चुअली आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। काफ़ी चैप्टर्स में यूज़ भी होता है, जैसे लिक्विड्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया और काफ़ी तमाम तरह की फिज़िकल केमिस्ट्री के जो भी चैप्टर्स हैं, ये हर जगह यूज़ होता ही होता है। एंड थर्मोडायनामिक्स किसी-किसी को, सबको नहीं, लेकिन या कहें तो सबको ही कभी न कभी तो थोड़ा बहुत टफ़ लगता ही है। एंड आपको इसे ध्यान में देना है, कम से कम थ्योरेटिकल पार्ट तो आपको ध्यान में देना है। ऐसा ये होता है कि स्टूडेंट्स सीख लेते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन वो थ्योरीज में ही अटक जाते हैं। क्योंकि थर्मोडायनामिक्स ऐसी चैप्टर है जो हमेशा थ्योरीज पे लटकाता ही है। इवन जेई एडवांस भी है। जेई एडवांस की जो बॉडी है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस उतना नहीं पूछती है थर्मोडायनामिक्स से, जितना वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछ लेती है। और यहीं पे एस्पिरेंट्स और कैंडिडेट्स जो हैं चकमा खा जाते हैं। एंड फिर उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे करें, या फिर वो सॉल्व भी करते हैं तो आधी अधूरी थ्योरी के साथ सॉल्व कर देते हैं, जो इससे वो उनको -2 या -1 मिल जाता है। सो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? तो शुरू करते हैं। सो देखिएगा, पहचानिएगा और जानिएगा। सो देखिए, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स। सो थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या? ये इतना बड़ा नाम थर्मोडायनामिक्स है क्या? सो बच्चों, थर्मोडायनामिक्स में 2 वर्ड्स हैं। एक है थर्मो और एक है आपका डायनामिक्स। सो द स्टडी ऑफ डायनामिक्स ऑफ thermal properties of gases, liquids and solids is known as thermodynamics. So this is the branch of science. यह साइंस का वह ब्रांच है जो कि अलग टाइप की डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स के साथ ये डील करता है, जिसमें हीट या इंटरनल एनर्जी या इंथैल्पी, टेम्परेचर, इन सब चीज़ों से हम लोग जुड़ते हैं। सो देख लीजिएगा, आप किन तरीके, पहले हम आपको यही बता दें कि इंटरेस्ट जगाने के लिए, इंटरेस्ट के आपको यह बता दूँ मैं कि हम लोग किस-किस चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, हम यहाँ पे टेम्परेचर की तो बात करेंगे ही करेंगे कि कौन-सा गैस किस टेम्परेचर पे है। उस गैस की इंटरनल एनर्जी क्या है, उस चीज़ को भी हम देखेंगे कि उस गैस की इंटरनल एनर्जी क्या है। हम लोग यह भी देखेंगे कि कोई भी प्रोसेस होती है, तो उसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या सिस्टम है, क्या सराउंडिंग है और इन दोनों को जोड़कर क्या यूनिवर्स। सो हम लोग यूनिवर्स जैसी बड़ी चीज़ों के बारे में इस चीज़ में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। सो देखिएगा बच्चों, थर्मोडायनामिक्स। सो थर्मोडायनामिक्स क्या है? स्टडी ऑफ हीट, स्टडी ऑफ हीट, एनर्जी एंड their interconversion. So energy and their interconversion between one point to another is the study of thermodynamics. सो देखिएगा, हम इसमें सबसे पहले तो यह पढ़ेंगे कि ज़ीरोथ लॉ क्या है, कि ज़ीरोथ लॉ क्या है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, कि सेकंड लॉ क्या है। और उसके बाद हम लोग थर्ड लॉ देखेंगे, जिसमें हमारा गिब्स फ्री एनर्जी भी आ जाता है। इसमें हमारा क्या आ जाता है बच्चों? तो इसमें हमारा आ जाता है गिब्स फ्री एनर्जी। आगे देखेंगे। सो थर्मोडायनामिक्स की एप्लीकेशन क्या है? थर्मोडायनामिक्स कहाँ-कहाँ यूज़ होते हैं? तो सबसे पहली बात कि ये इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है। आप घर से चालू कर लीजिए। तो सबसे पहले आप अपने हाउस में देख सकते हैं। आप गैस जलाते हो, उसमें होती है एलपीजी और मतलब एलपीजी ही होती है मेनली, केरोसिन ऑयल वगैरह अब तो शायद लोग कम ही यूज़ करते होंगे। सो उसमें होती है एलपीजी। आप क्या करते हो? उसे जलाते हो। एलपीजी को क्या करते हो बच्चों? तो एलपीजी को आप जलाते हो। और एलपीजी को जला कर के, ये आपका गैस स्टोव है एंड यहाँ पे 2 चूल्हे हैं और यहाँ पर आपका बर्नर है, जहाँ से आप कंट्रोल करते हो चीज़ों को।
और यहाँ से एलपीजी की पाइप आ रही है और यहाँ पे आपका सिलेंडर, यहाँ पे आपका क्या है बच्चों? सिलेंडर है। और यहाँ से आपका यहाँ पे एलपीजी गैस आ रहा है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और आपने क्या करा, तो एक मैच स्टिक लिया जिसमें फ्लेम है और यहाँ पे डाल के आपने इसे आग लगा, और आग लगाने से क्या होगा, तो बच्चों ये जलना शुरू हो जाएगा। और जब ये जलेगा तो इसके अंदर क्या होता है, तो इसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं बच्चों, तो इसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स क्या करती हैं, तो उसमें CHHY कंपाउंड्स होती हैं, जो कार्बन है वो CO2 बना लेती है, जो हाइड्रोजन है वो H2O बना लेती है। और ये क्या करती हैं, तो हीट रिलीज करती हैं। क्या करती हैं बच्चों, तो ये हीट रिलीज करती है। और इसी पर आप अपने टम्बलर, पॉट, पैन ये सब रखकर आप अपने फूड को बनाते हो। तो यह भी एक एग्जाम्पल है थर्मोडायनेमिक्स का, जिसमें आप यह देखते हो कि कोई भी रिएक्शन हुआ, CXHY कोई भी, इसका क्या ऑक्टेन नंबर है? ऑक्टेन नंबर होता है बच्चों, किसी भी गैस का ऑक्टेन नंबर होता है। और जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होता है, वो उतना अच्छी गैस मानी जाती है, उतनी अच्छी जलाने के लिए फ्यूल मानी जाती है। जब आप इसे जलाते हो तो CO2 एंड H2O में बनेगा, H2O बनेगा। तो इस रिएक्शन की क्या एंथैल्पी चेंज, क्या इंटरनल एनर्जी चेंज है? तो एंथैल्पी आप देखते हो, जो भी एंथैल्पी चेंज आती है, वो होती है हीट वो कितना दे रहा है पर मोल ऑफ गैस। सो आपको पता है कि अगर आपको आधे घंटे तक गैस जलाना है, तो आप इसे कैलकुलेट करोगे कि आपको कितना एलपीजी चाहिए। और यही सब कैलकुलेशन के हिसाब से आप देखते हो कि आपको घर में बोला जाता है कि इस महीने 1 सिलेंडर खत्म हुआ, इस महीने 2 सिलेंडर सिलेंडर लगा। और इस तरीके से आप घर से ही देखो तो थर्मोडायनामिक्स आपके घर से ही स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? तो थर्मोडायनामिक्स घर से ही स्टार्ट हो जाती है। फिर आप आ जाते हो बाहर। बाहर आप देखोगे तो आपकी इंडस्ट्रीज़ हो गई। और इंडस्ट्रीज़ तो ख़ैर बड़ी चीज़ हो गई। उससे पहले आपका हो गया मिठाई वाला। क्या हो गया बच्चों? तो मिठाई वाला, हलवाई या फिर होटल। तो यहाँ भी आप एलपीजी गैस सिलेंडर्स को आप यूज़ करते हो। कोई भी रिएक्शन है बच्चों, कोई भी रिएक्शन है, उस रिएक्शन को करने में वो कितनी हीट रिलीज़ करेगा या वो कितनी हीट खुद लेगा, उस चीज़ को भी स्टडी को हम लोग थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। इन शॉर्ट हम लोग उसे थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। रिएक्शंस का स्टडी को हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। और बच्चों, ये आपका केमिकल केमिकल थर्मोडायनामिक्स है। क्या है बच्चों? तो ये है आपका केमिकल थर्मोडायनामिक्स। और एक थर्मोडायनामिक्स आपकी फिजिक्स में भी आती है, जिसमें आप स्टडी करते हो कि apparatus, कोई भी मशीन कितनी हीट ले रही है और कितना वर्क कर रही है। और इसके बाद आ जाता है बच्चों आपका स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। क्या आ जाता है बच्चों? तो आपका आ जाता है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। यह अभी आपको नहीं पढ़ना है बच्चों, यह अभी आपको नहीं पढ़ना है, आपको यह बाद में पढ़ना है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी मज़ेदार चैप्टर। इसमें आप पढ़ते हो, इसमें आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो, इसमें आप बोल्ट्ज़मैन के थियरीज़ पढ़ते हो, इसमें आप मैक्सवेल्स की थियरी पढ़ते हो। एंड थोड़ा बहुत तो हमने आइडियल गैस में पढ़ा ही है कि मैक्सवेल और बोल्ट्ज़मैन क्या कहते हैं, कि टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करोगे तो किस तरह का ग्राफ बनेगा, अगर आप मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज़ करोगे तो किस तरह का ग्राफ बनेगा। तो हमने ये आइडियल गैस में तो पढ़ा है। एंड सो इसके आगे आप देखिएगा, ये तो हो गई बात कि थर्मोडायनामिक्स किस लिए यूज़ होती है। अब देखते हैं थर्मोडायनामिक्स से हमें क्या फ़ायदा होता है। सो थर्मोडायनामिक्स हमें क्या बता देती है? थर्मोडायनामिक्स थर्मोडायनामिक्स मेनली हमें क्या बताती है? हम क्यों थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं। आपने 11th-12th में साइंस तो ले ही रखा है। सो आपको साइंस में क्या है ना, आप केमिस्ट्री पढ़ते हो। आप क्या करते हो? केमिस्ट्री पढ़ते हो। और उसमें आप देखते हो कि कोई भी रिएक्शन उसके होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इन शॉर्ट, प्रोबेबिलिटी की बात नहीं करते हैं। इन शॉर्ट, क्या वो रिएक्शन फ़ीज़िबल है? कि अगर लेट्स सपोज़ मैंने क्या करा, मुझे एक रिएक्शन करवाना है। अब देखो, मैं चाहता हूँ कि कोई एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है और मैं चाहता हूँ कि उसको जला दूँ तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड बन जाए, तो ऐसा फ़ीज़िबल नहीं। या फिर ये तो बहुत ही वीक एग्ज़ाम्पल हो गया। एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि आपके पास कार्बन है, ग्रेफ़ाइट है और आपको डायमंड बनाना है। तो क्या आप डायमंड बना सकते हो? हाँ, आप बना सकते हो। लेकिन बात ये है कि आपको इसमें फ़ीज़िबिलिटी बताती है। बच्चों, थर्मोडायनामिक्स आपको यह ज़रूर बता देती है कि इस रिएक्शन के होने या ना होने की क्या चांसेज़ है, होगा या नहीं होगा, और सा सीधा-सीधा बताती है कि यह रिएक्शन होगा या नहीं होगा। एंड इसमें प्रोबेबिलिटी की बात नहीं आती। एज़ फार एज़ केमिकल थर्मोडायनामिक्स इज़ कंसर्न्ड, जब तक आप केमिकल थर्मोडायनामिक्स आप पढ़ रहे हो तो आपको प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ना है।
फिर क्या आ जाता है बच्चों? फिर आप इसमें आप यह तो पढ़ लेते हो कि इसकी किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी क्या है। तो फिर लेकिन सर टाइम कितना है? तो टाइम के बारे में आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हो। टाइम के बारे में बच्चों आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हो। तो यही सारी स्टडीज है जो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स या फिर इक्विलिब्रियम में यह क्या करती है आपकी फिजिबिलिटी बताती है, यह क्या करती है आपकी टाइम बताती है और यह क्या कहती है आपकी इक्विलिब्रियम बताती है कि वो रिएक्शन किस तरीके के कॉम्पोजिशन से वो गुजरेगा या बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। सो आगे देखिएगा कि इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं एंड लिमिटेशंस आपको नहीं पढ़ना है। लाइक लिमिटेशंस कुछ ऐसे हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ बल्क प्रॉपर्टीज पे ही एप्लीकेबल है। यह लाइक बड़े सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर आप पॉइंट ऑब्जेक्ट्स या पॉइंट्स के लिए आप पढ़ने जाओगे तो आप थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी नहीं कर सकते हो। आप क्या नहीं कर सकते हो बच्चों? तो आप थर्मोडायनेमिक्स को आप एक पॉइंट के लिए स्टडी नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक बल्क के लिए ही स्टडी कर सकते हो या एक सिस्टम के लिए स्टडी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? या बल्क के लिए स्टडी कर सकते हो या एक सिस्टम के लिए स्टडी कर सकते हो। और क्या हो जाता है? सो हम ये नहीं बता सकते, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसकी एक ये लिमिटेशन है कि हम टाइम नहीं बता सकते। कि हम ग्रेफाइट से डायमंड तो बता सकते हैं कि ग्रेफाइट से डायमंड तो बन जाए, लेकिन वो कितना टाइम लेगा और वो कितना मिलियन ईयर्स लेगा यह नहीं बताता है थर्मोडायनेमिक्स। सो ये एक इसकी लिमिटेशन। आगे बढ़ते हैं बच्चों और कुछ इसमें टर्मिनोलॉजीज़ है जो हम पढ़ेंगे, हम यूज़ करेंगे, हम देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें हैं। तो आइए देखते हैं वो टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं। तो सबसे पहले तो आपकी एक टर्मिनोलॉजी आ जाती है सिस्टम। यह बहुत यूज़ होता है कि सिस्टम क्या है? एक मैंने सिस्टम ले लिया। एल्विस यादव वाली सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ कि सिस्टम फाड़ दें, नहीं। एक मैंने सिस्टम ले लिया, एक मैंने बॉक्स ले लिया। सो एक छोटा-सा बॉक्स ले लिया या फिर आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, ये एक स्पीकर है। थोड़ा-सा टूटा हुआ एक स्पीकर है एंड ये एक स्पीकर है जैसा आप देख सकते हो। सो लेट्स सपोज़ आप इसको मान लो एक सिस्टम है। ये क्या है? एक सिस्टम एंड लेट्स सपोज़ ये हॉलो है। ऐसे तो भरा हुआ है ये, आप देख सकते हो ये भरा हुआ है। लेकिन यह हॉलो और इसके अंदर गैस है। सो ये क्या हुआ? इसके अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं, वो सिस्टम है और इसके बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, वो सराउंडिंग्स है। या फिर अगर आप स्पीकर के भी मान लो कि आप स्पीकर को ही सिस्टम मान रहे हो, तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी मैग्नेट है या फिर वायर है या फिर अंदर में जो भी सिस्टम बैठा रखा है, वो सब कुछ सिस्टम मतलब सिस्टम बैठा रखा है सिस्टम है। अंदर की चीज़ें क्या है? सिस्टम है। बाहर की चीज़ें क्या है? सराउंडिंग है। हम लोग जिस चीज़ को स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं सिस्टम। हम लोग लेट्स सपोज़ एक घर को स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे लिए घर क्या होगा? सिस्टम होगा। हम लोग एक घर को स्टडी करेंगे तो घर क्या होगा बच्चों? तो सिस्टम होगा। और अगर हम लोग किसी स्टेडियम को स्टडी करेंगे तो स्टेडियम सिस्टम होगा। अगर हम किसी बकेट को स्टडी करेंगे तो बकेट सिस्टम होगा। तो सिस्टम वह चीज़ है जिस चीज़ को हम लोग स्टडी करते हैं। और जो भी पार्ट है जो स्टडी से बाहर है उसे हम सराउंडिंग कहते हैं। जो भी चीज़ें स्टडी से बाहर है, जो भी चीज़ें स्टडी से बाहर है, एक्सटर्नल है, ये जितनी भी चीज़ें आपके बाहर हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? तो हम इसे सराउंडिंग कहते हैं। हम जिस चीज़ को स्टडी करेंगे वो हो जाएगा सिस्टम और हम जिस चीज़ को स्टडी नहीं करेंगे, जिनका सिर्फ़ इफ़ेक्ट दिखेगा सिस्टम पे, हम उसे कह देंगे सराउंडिंग। सो ये 2 चीज़ हो गई कि आपकी सिस्टम क्या है और आपकी सराउंडिंग क्या है। और अगर आप आगे देखोगे तो आप दोनों को ऐड कर दो। क्या करो बच्चों? सिस्टम प्लस सराउंडिंग कर दो। मतलब जिस चीज़ को मैं स्टडी कर रहा हूँ वो भी और जिस चीज़ को स्टडी मैं नहीं कर रहा हूँ वो भी, अगर वो दोनों ही जुड़ जाएँगे, वो क्या करेंगे बच्चों? अगर वो दोनों ही जुड़ जाएँगे तो वो मुझे यूनिवर्स दे देंगे। क्या दे देंगे बच्चों? तो यूनिवर्स दे देंगे। एंड यहाँ पे हम लोग इतनी बड़ी चीज़ें जैसे यूनिवर्स जैसी चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं, तो आपको ये समझ में तो आ ही गया होगा कि थर्मोडायनामिक्स एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। थर्मोडायनामिक्स क्या है बच्चों? तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। सो आगे देखिए, ये तो हो गई थर्मोडायनामिक्स की टर्मिनोलॉजीज़, किस लिए हम पढ़ते हैं, क्या लिमिटेशन है, क्यों पढ़ना है, क्या पढ़ना है। आगे देखते हैं कि पढ़ते हुए हम आगे देखते हैं एक और टर्मिनोलॉजी आ जाती है कि
यह तो आपकी सिस्टम होगी सर, यह तो आपकी सिस्टम हो गई, इसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम हो गई। और यह आपकी सराउंडिंग हो गई। लेकिन क्या एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बता दे कि यह जो एरिया है इसे हम सिस्टम कहते हैं और यह जो एरिया है इस हम सराउंडिंग कहते हैं? सो वो नैरो चीज़, वो पतली सिंकड़ी हुई चीज़, वो पतली चीज़ जो सिस्टम के आस-पास है, जो सिस्टम जिसमें कैद है, चाहे वो इमेजिनरी हो, चाहे वो रियल हो, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं बाउंड्री। क्या कहते हैं बच्चे? तो हम कहते हैं बाउंड्री। सो बच्चों देखिए कि बाउंड्री किस-किस टाइप की हो सकती है। तो एक तो मैंने आपको बता दिया बच्चों कि एक रियल हो सकता है, एक क्या हो सकता है? इमेजिनरी हो सकता है। तो 2 तरह की आप तो बाउंड्री को आप डिसाइड कर चुके हो कि रियल बाउंड्री हो सकता है या फिर क्या हो सकता है बच्चों? तो इमेजिनरी बाउंड्री हो सकता है। और इसके अलावा क्या हो सकता है सर? तो एक हो सकता है ओपन बाउंड्री हो, खुला हो, जैसे कि आपने वेसल ले लिया, आपने एक पतीला ले लिया, एक दूध का पतीला है, तो आपने उसमें कुछ ढका नहीं, तो वो ओपन सिस्टम हो जाएगा। ओपन बाउंड्री हो जाएगा, सिस्टम भी ओपन हो सकता है, तो ओपन बाउंड्री हो जाएगा या फिर क्लोज़ बाउंड्री हो जाएगा। या फिर ये इसे हम सिस्टम में ही पढ़ लेंगे, ओपन बाउंड्री या क्लोज़ बाउंड्री क्या है एंड ओपन सिस्टम या क्लोज़ सिस्टम क्या है। हम इसमें देख लेते हैं कि बाउंड्री की फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? क्या बाउंड्री फ्लेक्सिबल है या बाउंड्री रिजिड है? क्या बाउंड्री को छूते ही जैसे कि ओपन सिस्टम है, तो बाउंड्री क्या हो? ओपन सिस्टम है तो उसमें इमेजिनरी बाउंड्री है एंड लेट्स सपोज़ आप एक बलून लिए हुए हो या फिर पिस्टन लिए हुए हो। अगर आपने पिस्टन ले लिया है, अगर आपने एक टम्बलर में पिस्टन से आपने ऐसे ले लिया, तो ये क्या है बाउंड्री? ये मूवेबल बाउंड्री है। ये क्या है? मूवेबल बाउंड्री है। तो मैं इसे फ्लेक्सिबल बाउंड्री कह दूँगा। लेकिन अगर मैंने एक सिस्टम ले लिया जिसमें एक बॉक्स है, उसको मैं स्टडी कर रहा हूँ, जिसकी बाउंड्री जो है, जिसकी जो वॉल्स हैं, वो हिलती नहीं है। कुछ भी कर लो वॉल हिलेगी नहीं, आइडियल वॉल है। तो ये रिजिड बाउंड्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये एक रिजिड बाउंड्री हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, ये तो 2 कैटेगरी हो गई कि रिजिड बाउंड्री है या फ्लेक्सिबल बाउंड्री है, या तो रियल बाउंड्री है या इमेजिनरी बाउंड्री है। या फिर आप एक और चीज़ दे सकते हो कि क्या बाउंड्री एडियाबैटिक है? थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स है बच्चों ये। क्या बाउंड्री एडियाबैटिक है या डायाथर्मल है? सो बच्चों ध्यान से देखिएगा, ऐसी बाउंड्रीज़ मतलब आप एक वो बॉटल ले लो जो स्टील की बोतल नहीं होती है, फ्लास्क कहते हैं, हम उसे थर्मो फ्लास्क कहते हैं। वो क्या करती है? वो हीट को बाहर नहीं जाने देती है। अगर गर्म पानी है तो उसमें गर्म ही रहेगा या ठंडा पानी है तो ठंडा ही रहेगा। सो हम उसे एडियाबैटिक बाउंड्री कहते हैं। उसमें नेट चेंजेस वो किसी भी हीट को वो पास नहीं होने देती है। तो नेट चेंज इन हीट है वो 0 ही होगा। नेट चेंज इन हीट जो होगा वो क्या होगा बच्चों? तो वो 0 ही होगा। अब आगे देखिएगा अब आगे देखिएगा बच्चों आप कि अब डायाथर्मल बाउंड्रीज़ क्या है? सो बच्चों हम ध्यान से देखेंगे कि डायाथर्मल बाउंड्रीज़ क्या है? सो डायाथर्मल बाउंड्रीज वो बाउंड्रीज हैं जो हीट को पास होने देती हैं। तो डायाथर्मल बाउंड्रीज क्या है बच्चों? तो वो बाउंड्रीज हैं जो हीट को पास होने देती हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़े बच्चों। तो बच्चों आगे बढ़े। ठीक। सो यह तो बात होगी आपकी एडियाबैटिक और डायाथर्मल बाउंड्रीज की। अब आगे देखते हैं सिस्टम किस तरीके के होते हैं। सिस्टम के कितने प्रकार हैं? तो सिस्टम कितने तरीकों की हो सकती है? देखिए बच्चों, ये आपकी सिस्टम हो जाएगी। इसकी मैं कैटेगराइज़ेशन कर सकता हूँ। या तो सिस्टम ओपन हुआ, खुला-खुला सिस्टम है, खुला आसमान है। पतीला ले लिया हमने दूध का, वेसल ले लिया, वो खुला हुआ है। आपका क्या है? तो वो खुला हुआ है। सो ये ओपन सिस्टम है। ये क्या है बच्चों? ओपन सिस्टम है। क्लोज़ सिस्टम क्या हो सकता है? क्लोज़ सिस्टम क्या हो सकता है बच्चों? तो क्लोज़ सिस्टम एक बॉक्स या फिर एक वेसल जो कि क्लोज़ है, तो इसे हम क्लोज़ सिस्टम कहते हैं। और आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? सो आइसोलेटेड सिस्टम क्या है बच्चों? सो आइसोलेटेड सिस्टम ऐसी सिस्टम है जिस पे सराउंडिंग का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता।
मतलब वो क्लोज़ है और उसकी बाउंड्री रिजिड है, क्लोज़ है उसकी बाउंड्री रिजिड है और प्लस उसके आस-पास इंसुलेशन है, जो कि हीट को भी पास नहीं करने देगा। सो हम 2 चीज़ों में बाँटते हैं, या तो वर्क पास कर सकता है, या तो हीट या इसे हम एनर्जी भी कह दो। या तो हीट या पास कर सकता है या वर्क पास कर सकता है। तो ओपन सिस्टम में तो दोनों पास कर सकता है बच्चों। चांसेस तो दोनों के पास होने की है ओपन सिस्टम में। क्लोज़ सिस्टम में आपको क्या लगता है? सिर्फ वर्क पास होगा, सिर्फ हीट पास होगा या दोनों पास होगा? सो बच्चों इसे ध्यान से सोचिएगा तो आपको यह पता चलेगा कि हीट तो पास हो ही सकता है। और कई लोगों को लगता है कि क्लोज़ सिस्टम में वर्क पास नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको बता दूँ आप गलत हो। अगर आप एक ऐसा वेसल ले लो जिसमें पिस्टन लगा हुआ है, तो क्या यह आपको क्लोज़ सिस्टम दिख रहा है? क्या यह आपको क्लोज़ सिस्टम दिख रहा है? तो हाँ बच्चों, हमें यह क्लोज़ सिस्टम दिख रहा है, लेकिन मैं इस पे वर्क कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों? तो मैं यहाँ पर वर्क कर सकता हूँ। सो फिर आगे देखिएगा, तो क्लोज़ सिस्टम भी आपका वर्क को मतलब अलाउ कर रहा है और हीट को भी अलाउ कर रहा है। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जहाँ पर ऐसा सिस्टम जहाँ पर अच्छा यहाँ पे मास आप पास नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आप मास, वर्क, हीट सब कुछ पास कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप मास नहीं पास कर पाओगे। मास नहीं क्लोज़ सिस्टम के अंदर जाती है। मास को जाने में दिक्कत हो जाती है क्लोज़ सिस्टम के अंदर। आगे देखिएगा बच्चों, लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम का क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम में तो ना मास जाएगा, ना एनर्जी आएगा। ना मास जाएगा, ना एनर्जी जाएगा। मतलब वर्क भी नहीं हो सकता, हीट भी पास नहीं हो सकता, मास भी नहीं जा सकता। तो आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम है, जिसमें गैस जो है रिएक्शन कर सकती है, लिक्विड रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन ना उसका हीट बाहर जाएगा, ना बाहर का हीट अंदर आएगा। सो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि इसमें हीट भी बाहर नहीं जाएगी, इसमें ना हीट अंदर आएगी, ना मास बाहर जाएगा, ना मास अंदर आएगा। सो आगे देखेंगे बच्चों, सो आगे देखेंगे तो यह तो हो गई आपके सिस्टम की बात। और स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है? कि हमें एक सिस्टम दे दिया सर। हमें क्या दे दिया बच्चों? तो हमें एक सिस्टम दे दिया है। सो अगर हमें एक सिस्टम दे दिया है सर, अगर हमें एक सिस्टम दे दिया है और मुझे बताना है कि इस सिस्टम की फंक्शन क्या है? सिस्टम मतलब एक सिस्टम है, उसकी मुझे स्टेट बतानी है। सिस्टम की मुझे स्टेट बतानी है। सिस्टम की क्या करनी है बच्चों? तो मुझे स्टेट बतानी है। किस अवस्था में सिस्टम है? तो मैं कुछ चीज़ों को डिफाइन करूँगा, जैसे टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स, एंट्रोपी अगर मैं डिफाइन कर पाऊँ, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी। सो ये सारे आपके आपके क्या है? स्टेट फंक्शन है। क्या है बच्चों? तो ये आपके स्टेट फंक्शन है। तो जो भी सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करती हैं, जो भी फंक्शंस सिस्टम की स्टेट अवस्था को बताती है, ये हमें बताती है कि सिस्टम क्या कर रहा है, किस अवस्था में है, रेस्ट पे है, चल रहा है, रिएक्ट कर रहा है, नहीं रिएक्ट कर रहा है, या फिर कुछ तो कर रहा है। तो उन सारी चीज़ों को जो भी फंक्शंस हमें डिफाइन करके बताती हैं, उन्हें हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। सो यह तो हो गई बच्चों कि सिस्टम की बात हो गई, सिस्टम किस स्टेट में है उसकी बात हो गई, और स्टेट को डिफाइन करने के लिए क्या फंक्शंस है उस चीज की बात हो गई। अब फंक्शंस में भी आपके बहुत सारे कैटेगराइजेशन है, मेनली 2 कैटेगराइजेशन। एंड अगर आप देखोगे तो एक स्टेट फंक्शन हो जाता है आपका, जो कि आपके स्टेट को बताती है और ये पाथ इंडिपेंडेंट होती हैं। अगर कोई भी प्रोसेस, लेट्स सपोज आपने प्रोसेस करना है, आगे बात करेंगे प्रोसेस होती क्या है, प्रोसेस किस तरीके से वर्क करती है। तो कोई भी आप प्रोसेस करो, तो आपका जो स्टेट फंक्शंस होंगे ना, जो स्टेट फंक्शंस होंगे, वो आपके पाथ इंडिपेंडेंट होंगे बच्चों। वो आपकी क्या होंगी? तो पाथ इंडिपेंडेंट होंगी। और जो आपकी स्टेट फंक्शन के बाद अगर आप देख लो, तो आपकी पाथ फंक्शन हो जाती है। नाम से ही पता चल रहा है कि ये पाथ डिपेंडेंट है। नाम से ही पता चल रहा है, नाम में छुपा है इसका कि पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है, ये पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है। इसमें आपका हीट आ गया, पाथ डिपेंडेंट में क्या आ गया बच्चों? हीट आ गया। आपका इसमें वर्क आ गया,
आपका इसमें हीट कैपेसिटीज़ आ गया अगर आप डिफाइन करोगे तो। और क्या आ जाएगा बच्चों? सो ये सारी और ईटीसी आप बताना और क्या-क्या पाथ फंक्शंस हो सकती हैं। और स्टेट फंक्शन में क्या हो जाएगा बच्चों? तो आपका टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है। मतलब स्टेट फंक्शन में क्या हो जाएगा? तो टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है, वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है, प्रेशर स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, गिब्स फ्री एनर्जी स्टेट फंक्शन है आपका बच्चों। तो मतलब क्या है एंथैल्पी क्या है? तो क्या वो पाथ पे डिपेंड करती है? नहीं। चेंज इन एंथैल्पी क्या पाथ पे डिपेंड करती है? नहीं करती है सर। तो चेंज इन एंथैल्पी पाथ पे डिपेंड नहीं करती। चेंज इन इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करती। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करती। चेंज इन टेम्परेचर पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। चेंज इन वॉल्यूम पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। चेंज इन प्रेशर भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये सारी स्टेट फंक्शंस है बच्चों। ये क्या है बच्चों? तो ये सारी के सारी स्टेट फंक्शंस है। सो आगे देखिएगा, यहाँ तक तो हम आ गए कि स्टेट फंक्शन क्या है, पाथ फंक्शन क्या है, क्यों डिफाइन होती हैं, कैसे डिफाइन होती हैं। अब हम यह देखेंगे कि बच्चों ये जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि हमने फंक्शन तो डिफाइन कर दिया, तो हमें प्रॉपर्टीज भी डिफाइन करना पड़ेगा कि हम लोग फंक्शन किस चीज की डिफाइन कर रहे हैं। तो हम लोग प्रॉपर्टीज के फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। और प्रॉपर्टीज दो तरीके की होती है, जैसे कि देखो, आपके मोल्स हो गए, आपकी वॉल्यूम हो गई, आपकी टेम्परेचर हो गई। सो वो सब पाथ फंक्शन तो हैं, लेकिन क्या वो क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं या क्वांटिटी पे नहीं डिपेंड करती? जैसे टेम्परेचर है, वो आप कितनी भी क्वांटिटी ऑफ गैस ले लो, टेम्परेचर किसी गैस का डिफाइंड है तो वो उतना ही रहेगा। 5 मोल के रूम टेम्परेचर पे उसकी टेम्परेचर 298 केल्विन है, तो 10 मोल के लिए 10 मोल गैस के लिए अगर आपने मोल्स की गैस को मतलब गैस की मोल्स को डबल कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि टेम्परेचर डबल हो जाए। टेम्परेचर डबल नहीं होगा, इवन प्रेशर भी डबल नहीं होगा, लेकिन वॉल्यूम डबल हो जाएगा, मोल्स डबल हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी डबल हो जाएगा। स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी नहीं डबल, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डबल नहीं होगा, हीट कैपेसिटी भी डबल नहीं होगा। एंड आपका जैसे कोई भी पर मोल अगर कोई भी क्वांटिटी आ गई तो वो आपकी डबल नहीं। जैसे इंटरनल एनर्जी तो डबल हो जाए, लेकिन इंटरनल एनर्जी पर मोल नहीं चेंज होगा, पर मोल तो वही रहेगा। वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। आपने चाहे 5 मोल गैस लिया हो, 10 मोल गैस लिया हो, 15 मोल गैस लिया हो, तो नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज हो जाएंगे। इंटरनल एनर्जी कितना है, वो एनर्जी दे सकते हैं, फिर इसके अंदर कितना एनर्जी है वो तो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर पर मोल की बात, एक मोल तो उतना ही देगा। 5 मोल में हर एक मोल उतना ही इंटरनल एनर्जी कंट्रीब्यूट करता है जितना 10 मोल की हर एक मोल 10 मोल में है। 10 चीजें आपके पास, 5 चॉकलेट्स, तो हर एक चॉकलेट की प्रॉपर्टी तो सेम रहेगी ना, उसके अंदर इंटरनल एनर्जी क्या है वो तो सेम रहेगी ना, चाहे आप 5 चॉकलेट ले लो या 10 चॉकलेट ले लो। लेकिन अगर आप चॉकलेट की क्वांटिटी को देखो, 5 चॉकलेट को मिलाओगे तो 5 ही होंगे, 10 चॉकलेट को मिलाओगे तो 10 हो जाएंगे। तो ये क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। तो ऐसी चीजें होती हैं जो क्वांटिफाइड होती हैं, ऐसी भी चीजें होती हैं जो नॉन क्वांटिफाइड होती हैं। सो ऐसी प्रॉपर्टीज जो क्वांटिफाइड है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। और जो क्वांटिटी पे डिपेंड करती ही नहीं है, मतलब डिफाइंड है कि हम चाहे डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसे हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? सो इसे हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में आपका क्या हो गया? तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में वॉल्यूम हो गया बच्चों। वॉल्यूम के बाद आप बताओ क्या हो सकता है? क्या इंटरनल एनर्जी होगा बच्चों? सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में मास हो जाएगा। और क्या हो जाएगा बच्चों? तो टोटल हीट कैपेसिटी हो जाएगा, टोटल हीट कैपेसिटी हो जाएगा। पर मोल हीट कैपेसिटी नहीं बोल रहा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं बोल रहा, टोटल हीट कैपेसिटी बोल रहा हूँ। टोटल हीट कैपेसिटी हो जाएगा, टोटल इंटरनल एनर्जी हो, जैसे मैं इंटरनल एनर्जी की तब से बात कर रहा था, टोटल इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, टोटल एंथैल्पी हो जाएगा, टोटल एंथैल्पी हो जाएगा। और इस तरीके से एटसेट्रा, ये सारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। मोल्स हो गई आपकी, और कॉन्सेंट्रेशन, क्या कॉन्सेंट्रेशन एक्सटेंसिव नहीं, वो इंटेंसिव। इंटेंसिव में क्या हो जाएगा बच्चों? तो आपका टेम्परेचर हो जाएगा, आपका प्रेशर हो जाएगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे इंट्रोपी हो गई। इंट्रोपी तो आपकी इसमें ही आएगी। इंट्रोपी किस में आएगी बच्चों? इसमें आएगी। और मोलर इंट्रोपी इसमें आ जाएगी।
मोलर एंथैल्पी भी इसमें आ जाएगा, पर मोल की बात हो रही है तो मोलर एंथैल्पी भी इसमें आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? तो मोलर एंथैल्पी भी इसमें आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, मोलर एंथैल्पी भी इसमें आ जाएगा। सो ऐसे ही बहुत सारी प्रॉपर्टीज है एक्सेट्रा करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, और क्या हो सकती है? विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, और क्या हो सकती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पीएच, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो ये सारी प्रॉपर्टीज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी बच्चों? तो गिब्स फ्री एनर्जी भी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाएगी। गिब्स फ्री एनर्जी भी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में आ जाती है। अच्छा, अगर मैंने एक ऐसा प्रॉपर्टी डिफाइन कर लिया जिसमें एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दोनों का काम है, तो आप एक काम करना, अगर एक्सटेंसिव है तो एन की पावर 1 ले लेना, और इंटेंसिव है तो एन की पावर 0। अच्छा, मैं ये ट्रिक बाद में बताऊँ, वीडियो के एंड में बताऊंगा ये ट्रिक के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए मुझे पता चला कि इक्विलिब्रियम क्या है। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम? नया हेडिंग लिखिएगा बच्चों कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है बच्चों? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है? सो थर्मो मतलब ऐसी इक्विलिब्रियम जिसमें मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी आ जाए, जिसमें केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब रिएक्शन ना हो रहा हो, केमिकल इक्विलिब्रियम भी आ जाए, और तो और थर्मल इक्विलिब्रियम भी आ जाए। सो थर्मल इक्विलिब्रियम भी आ जाए। ये तीन इक्विलिब्रियम जिस भी स्टेट के लिए आ जाएगा, जिस भी सिस्टम के लिए आ जाएगा, उसे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हमने अटेन कर लिया। बस इतना ही है और कुछ नहीं। एंड बहुत सारे टाइप के प्रोसेसेस होती हैं बच्चों। प्रोसेसेस क्या होती हैं? सो मेरे पास कोई भी वेसल है, इसमें क्या हो सकता है? गैस हो सकता है। अब मैं उसका गैस का टेम्परेचर चेंज करूंगा, वॉल्यूम चेंज करूंगा, प्रेशर चेंज करूंगा, कुछ भी करूंगा, तोड़ूंगा, फोड़ूंगा, उसको दबाऊंगा, पीटूंगा, कुछ भी करूंगा, तो इसे प्रोसेस कहते हैं। और बहुत सारे प्रोसेस, स्टैंडर्ड प्रोसेस आपकी डिफाइन है, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस हो गई, आइसोबैरिक प्रोसेस हो गई, आइसोकोरिक प्रोसेस हो गई, इडियाबैटिक प्रोसेस हो गई, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो गई। और भी बहुत टाइप की प्रोसेसेस हैं जो आपकी पहले से ही डिफाइंड है। और उन प्रोसेसेस में क्या वर्क डन आ रहा है, क्या चेंज इन एनर्जी आ रहा है, किस तरीके से रिएक्शन होती है, या फिर रिएक्शन की क्या प्रोसेस है। सो इन सब की स्टडी को हम लोग करने वाले हैं। और सब आप सबसे पहले नाम लिख लीजिए। ये सबसे पहले तो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्या है बच्चों? तो सबसे पहले आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है। जो दूसरा है वो है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस। जो आपका तीसरा है वो क्या है बच्चों? तो आपने गेस कर लिया, आइसोबैरिक प्रोसेस। जो आपका चौथा है वो है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। और जो आपका पांचवा है वो है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। और जो आप लास्ट प्रोसेस बोलो, जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, वो है साइक्लिक प्रोसेस। ध्यान से देखिएगा सबकी क्या प्रॉपर्टीज है। इसमें चेंज इन टेम्परेचर नहीं होता, इसमें चेंज इन वॉल्यूम नहीं होता, इसमें चेंज इन प्रेशर नहीं होता है, इसमें चेंज इन हीट नहीं होता, हीट पास नहीं करेगा, इसकी बात अलग है। और साइक्लिक प्रोसेस में आप जहां से स्टार्ट करोगे वहीं पे आके आप चले जाओ। तो भी स्टेट जो फंक्शंस होती है उन सबकी जो चेंज होती है वो जीरो ही होती है। साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ एनी स्टेट फंक्शन इज जीरो। सो यह तो बात होगी बच्चों कि प्रोसेस कितनी तरीके की है, इसकी वर्क निकालना, इसकी हीट निकालना, इस पे क्वेश्चंस करना, वो हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। सो बच्चों, यह वीडियो मैं यहीं पर ही रोकता हूँ। और हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे प्रोसेस क्या है, प्रोसेस प्रोसेस किस तरीके से की जाती है, ग्राफ देखेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कि वर्क कैसे होता है, हीट चेंज कैसे होती है, एक्सचेंज ऑफ हीट क्या होता है। और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स को हम लोग देखेंगे, आगे समझेंगे। उसके बाद हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सेकंड लॉ भी पढ़ेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, फिर थर्ड लॉ भी पढ़ेंगे।
और इसी के साथ हमारी थर्मोडायनामिक्स कहीं एक पॉइंट पे जाके हमारी खत्म हो जाएगी। बड़ा चैप्टर है, इसमें कई वीडियोज़ आएँगे, कई हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और जुड़े रहिएगा हमारे साथ, अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को, मेंटोरा जेईई चैनल है और आप जैसे मुझे जानते ही हो, मेरा नाम प्रणय कुमार है और मैं आईआईटी दिल्ली का से हूँ। सो अब ये वीडियो को यहीं पे पॉज़ करते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में और इंतज़ार कीजिएगा हमारे अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।